आज हम बात कर रहे हैं देहरादून के सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी की, जिसने अपनी पत्नी अनुपमा की हत्या की, उसके शरीर के 70 टुकड़े किए, एक बड़े से डीप फ्रीजर में टुकड़े रखे और कई दिनों तक टुकड़े थैली में रखकर देहरादून की पहाड़ियों में इधर उधर फेंकता रहा। 37 वर्षीय राजेश गुलाटी देहरादून छावनी के प्रकाश नगर इलाके में रहता था। वर्ष 1999 में राजेश की शादी अनुपमा से हुई थी। इनके 2 बेटे हुए। 2008 तक इनके रिश्तों में मनमुटाव आने लगा, जिसका सबसे बड़ा कारण कलकत्ता में राजेश का किसी और महिला के साथ नाजायज संबंध थे। लगातार मनमुटाव और झगड़े के चलते अनुपमा ने कंप्लेंट भी की थी। इस कंप्लेंट की वजह से राजेश को सेटलमेंट करना पड़ा, जिसमें राजेश को अपने अफेयर को ख़त्म करने और अनुपमा को हर महीने 20,000 रुपये खर्चे के लिए देने थे। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन दोनों के बीच खर्चे के पैसे और पुराने अफेयर को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। ये रोज़ की लड़ाई अब धीरे धीरे हाथापाई और मारपीट की शक्ल लेने लगी। 17 अक्टूबर 2010 को अचानक अनुपमा गायब हो गई। सब लोगों के पूछने पर राजेश ने कहा कि अनुपमा झगड़े से नाराज़ होने के बाद से ही कहीं चली गई है और शायद कुछ दिन में लौट आएगी। दिल्ली में अनुपमा के माँ बाप और भाई के पूछने पर भी उसने यही कहा। अक्टूबर-नवंबर बीतने पर भी अनुपमा की कोई खबर नहीं थी। घर वालों को राजेश और अनुपमा के झगड़े के बारे में पता था। उधर राजेश भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए अनुपमा के ना मिलने के 57 दिनों के बाद उसका भाई देहरादून पहुंचता है। देहरादून पहुंचते ही उसने फिर से राजेश से पूछा तो राजेश ने फिर वही जवाब देते हुए कहा कि अनुपमा झगड़े के बाद कहीं चली गई है और उसे लगता है कि वो कुछ टाइम बाद आ जाएगी। इसलिए उसने कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की। लेकिन भाई को कोई तसल्ली नहीं मिली, तो वो राजेश को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने अपनी बहन अनुपमा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। 2-3 घंटे के बाद देहरादून पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए राजेश और अनुपमा के घर पहुंचती है और पुलिस अनुपमा की सारी बेसिक जानकारियां लेती है। वहां एक पुलिस ऑफिसर की नज़र ड्राइंग रूम में रखे हुए एक डीप फ्रीजर पर पड़ती है, जिसका जनरली यूज़ दुकानों या स्टोरेज वाली जगहों पर होता है। यह देखने से बिल्कुल नया लग रहा था और उस पे ताला भी लगा था, जबकि घर में एक अलग से रेफ्रिजरेटर भी था। पुलिस के बार बार सवाल पूछे जाने पर वो घबरा गया और मजबूरी में आकर राजेश ने चाबी दी। जब ताला खोला गया तो देखा डीप फ्रीजर में छोटी छोटी थैलियाँ रखी हुई थी, जो कि भरी हुई थी और बर्फ़ से फ्रिज हो रखी थी। एक थैली को जब बड़ी मुश्किल से खोला गया तो उसमें मांस का टुकड़ा था। कुछ और पॉलीथीन बैग खोले गए तो उनमें भी कुछ टुकड़े थे। राजेश की घबराहट से पुलिस सारा माजरा समझ गई और राजेश को अरेस्ट कर लिया गया। राजेश ने भी रोते हुए तभी कबूल कर लिया कि ये अनुपमा की बॉडी के हिस्से हैं और मैंने ही उसे मारा है। पुलिस ने तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को बुलाया, क्योंकि उस डीप फ्रीजर में अब भी 30-40 थैलियाँ भरी हुई रखी थीं। पुलिस स्टेशन में राजेश ने इस हत्याकांड की सारी कहानी एक एक करके सुनाई कि 17 अक्टूबर 2010 को राजेश ऑफिस से घर आया। कुछ देर बाद इनमें फिर बहस और झगड़ा शुरू हुआ, जो कि हाथापाई पर जाके पहुंचता है, जिसमें राजेश ने अनुपमा को जोर से धक्का दिया। नीचे गिरते हुए अनुपमा का सर पलंग के किनारे से जोर से टकराया और बेहोश हो गई। ये सब देख राजेश घबराया कि शायद वो मर गई। अगर जिंदा है तो होश में आने पर कहीं ये पुलिस के पास ना चली जाए। उसी घबराहट के चलते बहुत सारी कॉटन लाकर अनुपमा के मुंह में ठूस दी, जब तक कि उसकी सांस टूट ना गई। क्योंकि अचानक हुआ मर्डर था तो अब उसे बॉडी को ठिकाने लगाना था। उसने बॉडी उठाकर बाथरूम में रख दी। 2 दिन तक वो सोचता रहा और इस बीच उसने हॉलीवुड की एक फेमस फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स कई बार देखी। अब 19 अक्टूबर को डीप फ्रीजर खरीद कर लाया, एक आरी, एक हथौड़ा और एक स्टोन कटर। ये सब सामान अलग अलग दुकानों से खरीदे गए। 5 दिनों तक बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए उसने पूरी लाश पॉलीथीन में लपेटकर डीप फ्रीजर में रख दी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद वह रोज़ थोड़े दिन तक टुकड़े करता रहा और उन्हें छोटी छोटी पॉलीथीन में लेके जाता रहा और मसूरी जाने वाले रास्ते में मौका देखकर खाई में फेंक देता। ऐसा वो सिर्फ छुट्टी वाले दिन किया करता था, इसलिए वो 57 दिन में सारे टुकड़े ठिकाने नहीं लगा पाया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसके मन में अनुपमा के लिए ना तो कोई प्यार था और ना ही
उसे मार देने का अफसोस। लेकिन राजेश को इस बात का अफसोस ज़रूर था कि अब उसके बाद उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। देहरादून की सेशन कोर्ट में ये मुकदमा चला। लोअर कोर्ट ने सितंबर 2017 में इसे उम्र कैद सज़ा सुनाई और कोर्ट ने कहा कि ये प्री प्लान्ड मर्डर नहीं था। पति पत्नी के झगड़े में अचानक ये सब हुआ। इसे रियरेस्ट ऑफ रियरेस्ट केस में नहीं माना जा सकता, इसलिए उसे फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई। अगर आप भी इस तरह की क्राइम की कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि क्राइम की कहानियां हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की आप और क्राइम की रिलेटेड वीडियोज़ देख सकें। एक और सच्ची घटना के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।